हेलो मेरे प्यारे साथियों। एग्ज़ाम 2023 की दृष्टि से मैंने आप लोगों के लिए कुछ गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाया हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए हम बात करते हैं समय को बचाते हुए। समय बहुत ही कम है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है क्रांति कोड को परिभाषित करें। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आपतन कोण का वह खास मान, आपतन कोण का वह खास मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाए यानी इक्वल हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्रांति कोण कहते हैं। क्रांति कोण कहते हैं। जब देखिए कौन लिखा गया है, मतलब टाइपिंग करते हुए थोड़ा लिखा गया है, कोड समझिएगा। क्रांति कोण कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या है फिर से दोहराइए तो, आपतन कोण का वह खास मान, आपतन कोण का वह खास मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाए उसे हम क्रांति कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए डिफिनेशन पढ़ते हैं पहले। डिफिनेशन क्या कह रहा है? कह रहा है जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाता है तो आपतित किरण विरल माध्यम में गमन नहीं कर पाती है और सतह से टकराकर पूरे उसी माध्यम में, मतलब पुणे का जब पूर्णा होगा उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सॉरी हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ आपतित किरण जो है ना, विरल माध्यम में लिख दिया हूँ, तो विरल माध्यम ना होकर सघन माध्यम यहाँ बना लीजिएगा। क्योंकि देखिए जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाता है तो आपतित किरण सघन माध्यम में गमन नहीं कर पाता है, मतलब विरल से सघन में नहीं जा पाता है। मतलब वही कि देखो फर्श जो सरफेस है उसी से टकराएगा और परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और सतह पर जो रहता है वो तो 90 डिग्री का होता है, मतलब वो तो क्रांति कोण होता है। और सतह से टकरा के अथी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पुनरात्मिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तंतु क्या है? तो कह रहा है प्रकाश तंतु उच्च गुणवत्ता वाला कांच से बना एक बहुत पतली और लंबी धागेनुमा संरचना होती है जिस पर एक ऐसा पदार्थ का परत चढ़ाया जाता है जिसकी अपवर्तनांक उस तंतु की अपवर्तनांक से कम होता है, प्रकाश तंतु कहलाता है। देखो प्रकाश तंतु पहले फिर डिफिनेशन देखो। प्रकाश जो तंतु होता है ना, उच्च गुणवत्ता वाला कांच से बना होता है। किस उच्च का? तो कह रहा है उच्च उच्च गुणवत्ता वाला कांच से बना होता है और ये बहुत का होता है, पतला भी होता है, मतलब लंबी धागे डुमा के साथ बना। मतलब धागा कैसा होता है दोस्तों? पतला होता है। उसी प्रकार समझिए, मतलब पतला होता है, धागे नुमा होता है, जिस पर एक ऐसा पदार्थ का परत चढ़ाया जाता है जिसकी अपवर्तनांक उस तंतु की अपवर्तनांक से कम होता है। मतलब इसमें एक अपवर्तनांक का परत चढ़ाया जाता है जो प्रकाश तंतु से क्या होता है? प्रकाश तंतु का अपवर्तनांक से कम होता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश तंतु। एक और बात, प्रकाश तंतु टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तो प्रकाश तंतु क्या है बस याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो कह रहा है क्वेश्चन कि जब श्वेत प्रकाश किस प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लास 10th में आप यही पढ़े होंगे और क्लास 12th में आप यही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे श्वेत प्रकाश मतलब आप जानते हैं कितना? तो 7। श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों को मिक्सर कर देते हैं तो श्वेत प्रकाश बन जाता है। ये हमारे न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताए थे। तो हम श्वेत प्रकाश में कितना रंग होता है? 7 होता है। जब वही क्या होता है, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंग दिखने को हमको मिलता है। 7 अवयवी रंगों में क्या होता है? वो बट जाता है। तो जिसमें वैज्ञानिक पिनाला इसका ट्रिक है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको जान लीजिएगा और इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये खास ये जो है ना वीडियो 12th का भी है और
10th का भी कुछ इसमें टॉपिक है, इसलिए दोनों बच्चे इसमें देख सकते हैं। बात अब क्वेश्चन क्या फिर तीसरा पांचवा कह रहा है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर कैरेक्टर डिफ्लेक्शन। तो पहले चलिए डिफिनीशन देख लेते हैं। कह रहा है डिफिनेशन कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बैंगनी तथा लाल रंग के द्वारा उत्पन्न विचलन के को बीच के उत्पन्न विचलन के बीच के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कहने का मतलब है बैगनी रंग का जो विचलन है, ठीक है, और लाल रंग का जो विचलन है उसके बीच के जो अंतर होता है ना, उससे हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण जब प्रिज्म से गुजरता है तो आप देखिए 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो 7 रंगों में जो सबका विचलन होता है, हर रंग का विचलन होता है, 7 रंग का विचलन होता है, तो उसमें से बैगनी और लाल को चुन लीजिए, ठीक ना। तो बैगनी का विचलन और लाल का विचलन के अंतर को हम कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं। जब उसको आप डिफिनेशन याद कर लेते हैं तो ये भी क्या है, आसान है। देखिए कह रहा है 2 तरह का इसमें होता है, एक कोणीय वर्ण विक्षेपण और एक होता है मध्य वर्ण विक्षेपण। एक कोणीय वर्ण विक्षेपण और दूसरा मध्य वर्ण विक्षेपण। तो देखिए डिफिनेशन क्या कह रहा है, वह वर्ण विक्षेपण क्षमता वर्ण विक्षेपण क्षमता को कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्य वर्ण विक्षेपण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब सीधे बात कहिए, वह विक्षेपण क्षमता जिसमें कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्य वर्ण विक्षेपण के अनुपात को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को में क्या क्या होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्य वर्ण विक्षेपण, ये क्या होता है, इस दोनों का अनुपात होता है। दोनों का होता है अनुपात होता है, उसी को क्या कहते हैं हम, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिए, बहुत आसान है। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिफ्लेक्शन कैपेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि इंद्रधनुष को परिभाषित करें। क्वेश्चन इंद्रधनुष को परिभाषित, बहुत ही आसान है, लाजवाब क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि जब हल्की बारिश हो रही हो या वर्षा हो चुकी हो तो वातावरण में उपस्थित जल के बूंदों पर सूर्य के प्रकाश पड़ती है तो परावर्तन होता है, अपवर्तन भी हो जाता है तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो जाता है। ये तीनों होने के बाद इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षणीय होता है। इसको देखने में बहुत ही मजा आता है। तो ये कब दिखता है, बारिश के मौसम में, या बारिश झिलझिला हो मतलब बूंद बूंद मतलब बारिश रही हो, या बारिश थोड़ा सा समाप्त हुआ मतलब बारिश हो चुकी हो। तो ये जब वातावरण थोड़ा सा साफ होता है तो यह हमको दिखने को बहुत मज़ेदार मतलब मिलता है और बहुत सुंदर आकर्षणीय दिखता है। मतलब देखने में बहुत ही अच्छा लगता है इसको। तो कब दिखता है दोस्तों, जब हल्की बारिश होती हो या वर्षा हो चुकी हो तो वातावरण में उपस्थित जल के जो बूंदे होते हैं ना हमारे वायुमंडल में, तो उस जल के बूंदे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। और जब सूर्य का प्रकाश उस बूंदों पर पड़ता है तो बूंदे क्या होती है, छोड़िए चलिए आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्राथमिक इंद्रधनुष को परिभाषित करें। ठीक है, देखिए बहुत आसान डिफिनेशन है। कह रहा है जब वर्षा की बूंदों पर सूर्य का प्रकाश, जब इंद्रधनुष की तरह व्यवहार करेगा ये भी, जब वर्षा की बूंदे पर सूर्य का प्रकाश आपतित होती है तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार पुनः पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। कहने का मतलब है, इसमें याद कर लीजिएगा कि इसमें 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितने बार होता है, 2 बार होता है। और इसमें जो अपवर्तन की घटना होती है, अपवर्तन की घटना 1 बार होती है। इसलिए प्राथमिक सॉरी दोस्तों, अब इसमें अपवर्तन की घटना 2 बार होती है तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना 1 बार होती है। तो अपवर्तन की घटना कितनी होती है, 2 बार, और द्वितीय में कितना होती है, 1 बार होती है। द्वितीय इंद्रधनुष में अपवर्तन की घटना कितनी होती है, 1 होती है। देखो इसमें जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, लेकिन 1 और बार होगा। लेकिन अपवर्तन की घटना का होगा प्राथमिक में 1 बार
और द्वितीयक में 2 बार। तो इसमें देखिए जब वर्षा की बूंदों पर सूर्य का प्रकाश आपतित होती है तो 2 बार अपवर्तन तथा नीचे बात कर रहा हूँ 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीय इंद्रधनुष कहते हैं। मतलब द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो आप बढ़िया से समझ गए होंगे और बढ़िया से समझे होंगे तो बढ़िया इसे याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए और कॉपी में नोट्स बना लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि जो भी क्वेश्चन आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है प्रकाश का परिकिरणन क्या है? परिकिरणन के मतलब फैलना, फैलाव। तो किसका फैलना? तो प्रकाश का फैलना। तो कैसे फैलेगा? तो सुन लो। जब सूर्य से निकलने वाले, देखो डिफिनीशन ये भी याद करना, जो हाईलाइट मारा हूँ, हाईलाइट जो है उसको भी याद कर लेगा तो 2 नंबर तुमको मिल जाएगा। तो 2 नंबर में आता है ये सब। तो डिफिनीशन कैसा है देखो, पढ़ लो पहले। वायुमंडल में उपस्थित कणों के द्वारा, जो हाईलाइट किया हूँ उसको पढ़ पहले। वायुमंडल में उपस्थित कणों के द्वारा प्रकाश को पूरा उत्सर्जित करने की क्रिया को प्रकाश का परिणन कहते हैं। उत्सर्जन मतलब फैलना, प्रकाश को उत्सर्जित होना। अब डिफिनेशन शुरू से पढ़ो। जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, हम जानते हैं जो भी यहाँ वायुमंडल में बहुत सी धूल कण है और धूल कण उन्हें क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। जो प्रकाश होता है उसे धूल कण क्या होती है? अवशोषित कर लेती है। उसके बाद अवशोषित करने के बाद ये कड़े क्या करती है? प्रकाश को उत्सर्जित करती है, यानी प्रकाश को फैलाने का काम करती है। यही कण जो होते हैं प्रकाश उसको अवशोषित करते हैं और प्रकाश को क्या करते हैं? चारों तरफ फैला देते हैं। उसे ही कहते हैं, इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिक्रमण कहते हैं। तो हमारे वायुमंडल में उपस्थित जितने भी मौजूद कण हैं वो प्रकाश को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के बाद वो प्रकाश को क्या करते हैं? चारों दिशाओं में फैला देते हैं। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। तो आप मेरी बातों को समझे होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताया हूँ जो आपको समझ में आ सके। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं जो भी बताया हूँ उसे आप याद कर लें और अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। इसे आप फनी नहीं बताऊँगा, बार बार फनी ट्रिक नहीं बताऊँगा भाऊ। एक कह रहा था कमेंट में कि फनी बताओ, फनी बार बार क्यों बताऊँ यार? अच्छा तो बता रहा हूँ। चलो क्वेश्चन देखते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाती है और क्यों होती है? देखो हम जानते हैं जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अवयवी रंगों में क्या होती है? विभक्त हो जाती है। क्योंकि यह क्यों, अच्छा बताओ, विभक्त होती है आखिर क्यों? तो अलग अलग रंग के लिए प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। जिससे कांच के प्रिज्म से प्रवेश करता है तो 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त होता है। आखिर में जो विभक्त क्यों होता है? 7 रंगों में क्यों विभक्त होता है? एक के बार क्यों नहीं मिल जाता? अरे यार, इसमें जो प्रकाश की जो रंग है ना, सबके लिए क्या अलग अलग है और सबका चाल क्या है? अलग अलग है। बैंगनी के लिए कुछ अलग, लाल के लिए कुछ अलग, मतलब जितना भी रंग है सबका अलग अलग क्या होता है? चाल होता है। कौन सा चाल? तो प्रकाश वाला चाल। तब बोलेंगे जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग, मतलब अलग अलग रंगों के लिए प्रकाश की जो चाल होती है अलग अलग होता है। जिससे कांच के प्रिज्म से होकर प्रवेश करता है तो 7 रंगों में क्या होते हैं? विभक्त हो जाता है। आपको बात यह बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और यह कंसेप्ट देखो, जो भी लैंग्वेज दिया हूँ बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हूँ, आप याद कर लीजिए। कह रहे हैं आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? हाँ बताइए। नीला देखो इसलिए पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन तो बहुत आसान लिखा हूँ, आंसर बहुत आसान इसमें है। देखो कह रहा है जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो विभिन्न रंगों का परिकीर्णन होने लगती है। क्योंकि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य लाल रंग से कम होता है। सही बात है। यही कारण है कि नीले रंग का परिकीर्णन लाल रंग से अधिक होता है, जिससे आकाश का होता है नीला दिखाई पड़ता है।
बात बताऊं तो जो लाल और नीला का तुलना कर रहा हूँ, देखो लाल क्यों नहीं दिखाया जाता, क्योंकि लाल का क्या होता है, तरंगदैर्घ्य बहुत ही ज़्यादा होता है, सब रंगों से ज़्यादा होता है। तो नीला से भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। लेकिन जब खास बात है, तो तरंगदैर्घ्य जिसका जितना ही ज़्यादा होता है ना, उसका परिकीर्णन उतना ही कम होता है दोस्तों। जितना ही तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, उसका परिकीर्णन उतना ही कम होता है। इसलिए यहाँ पे जो नीला है, लाल का तरंगदैर्घ्य तो ज़्यादा होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका परिकीर्णन कम हो जाएगा, फैलेगा नहीं। यानी तब फैलेगा कौन, तो नीला फैलेगा, क्योंकि नीला का प्रकीर्णन तब लाल से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा, एकदम होगा। इसलिए नीला का जो प्रकीर्णन होता है बहुत मतलब ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है, लाल की तुलना में ज़्यादा होता है। इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो फिर से पढ़ लेते हैं। जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो विभिन्न रंगों का परिकीर्णन होने लगती है। चूंकि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य लाल रंग से कम होता है, यही कारण है कि नीले रंग का परिकीर्णन तब लाल रंग से क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तो अधिक होता है, जिससे आकाश का नीला दिखाई पड़ता है। तो मेरी बात आपको बिल्कुल दिमाग में गया होगा। ये सब कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि सब भाषा है, आप दिमाग लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, ये रटने वाला चीज़ नहीं है। सब देखो, साइंस रटा थोड़ी जाता है, साइंस समझा जाता है। इसलिए आप इसे समझने का प्रयास ज़्यादा करिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है लग रहा है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है। बात सही है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ते हैं। तो पहले कंसेप्ट पढ़ लो यार, पहले तो उसका आंसर देख लो क्या कर रहा है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि जो देखो यहाँ पे कह रहा है, जो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन नीले रंग से कम होता है, सही बात है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य नीले रंग से अधिक होता है। यही कारण है कि नीले रंग ऊपर ही फैल जाती है और लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, जिससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। नीला क्यों नहीं दिखाई देता है भाई, तो भाई इसमें नीला जो है ना बहुत ऊपर न होता है। अब बताओ ना, जब नीला ऊपर आता है तो नीला तो ऊपर फैला हुआ है आसमान में, और जब ये डूबता है, मान लीजिए जब सूर्यास्त होता है चाहे सूर्योदय होता है, तो वो नीला आसमान में ये जो होता है लाल, सूर्य नीचे थोड़ा होता है, अच्छा क्षितिज बोला जाता है उसे, क्षितिज पे आता है, तो वो हमें क्या दिखाई देगा, वो तो फैल गया है, नीला चारों तरफ फैल गया है। तो अब बताओ, ये गोट है ना, ये मतलब एक जुट है, तो लाल जो है एक जुट है, ये तरंगदैर्घ्य के कारण दिखाई देता है। हम इसलिए खतरे का रंग भी लाल क्यों चुनते हैं लोग, इसलिए वो दूर दूर तक दिखाई देता है। चाहे दिया हो चाहे बल्ब लाल बड़ा हो, हमें कितना ही दूर रहेंगे दिखाई देगा। लेकिन नीला चाहे उसके अलावा कोई और रंग मतलब जला दिया जाए तो दिखाई नहीं देता है। लाल में यह गुण पाया जाता है, क्योंकि उसमें इसमें जो तरंगदैर्घ्य होता है, यही गुण बहुत मौजूद करता है, बहुत बढ़िया गुण है ही, जो हमें दूर दूर की वस्तु को भी देखने को मिल जाता है और देख लेते हैं, जो लाल मतलब हो। तो लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो नीले से भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, क्योंकि नीला है, फैल जाएगा यार, दिखेगा नहीं, और ये एक गोट हो जाएगा। तो चलिए देखो क्वेश्चन फिर मज़ेदार क्वेश्चन आया। 14 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही झकास क्वेश्चन है। कह रहे खतरे का संकेत लाल क्यों होता है दोस्तों। सही बात है, खतरे का संकेत लाल होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। दूर दूर तक इस चीज़ों को हम देख लेते हैं, लाल भरा होगा बत्ती देख लेंगे, तब परिकीर्णन सबसे कम होता है, फैलता नहीं है ज़्यादा, गूट होता है, गूट एकदम दिखता है। यही कारण है कि लाल रंग को दूर से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यही कारण है कि खतरे का संकेत क्या होता है दोस्तों, लाल होता है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये फैलता नहीं है, ये गूट होता है, गूट एवं एकजुट हो जाता है। आज एकजुट होकर हमको बहुत खतरनाक उसका लालिमा दिखता है, क्योंकि जूट होगा फैलेगा नहीं, जूट होगा तो हमें बहुत आसानी से दिखेगा, दूर दूर तक दिख जाएगा। इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण मतलब एकजुट होता है, ठीक ना, वही है तरंगदैर्घ्य।
ताकि दिख जाए, दूर दूर तक हमें दिख जाए। तो कोई भी कलर ना दिखता है, लाल दिख लेता है। इसलिए लाल का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मैंने फैलता बहुत कम है। प्रकीर्णन मैंने फैलना होता है दोस्तों, शब्द एक दूगो याद कर लीजिएगा, उसके मतलब कम फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। बादल सामान्य रूप से उजला क्यों होता है? उजला क्यों होता है? कह रहा है बादल में सामान्य रूप से धूल, कण, जल के बूंदे उपस्थित रहते हैं और इनका आकार आकार जो है आपतित प्रकाश की तुलना में बहुत अधिक है। यही कारण है कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब बादल पर आपतित होती है तो उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे बादल उजाला दिखाई देता है। कहने का मतलब यह देखिए, बहुत बढ़िया बात कहा है। इनका आकार जो होता है बादल का आपतित प्रकाश की तुलना में क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। तो जो प्रकाश आती है, 7 रंगों की होती है ना, जो प्रकाश आती है इस बादल पर अगर आपतित होती है तो बादल, तो हम पहले ही बताए इस बादल का आकार बड़ा होता है किससे, तो प्रकाश से, श्वेत प्रकाश से। तो बताओ जब इस बादल पे पड़ेगी तो बड़ा वाला चीज तेज दिखता है कि छोटा? मान लो किसी 1 किलोमीटर किसी 2 व्यक्तियों को रखते हैं, ठीक है, तो एक लंबा एक छोटा, ठीक है, तो तुमको तेजी से कौन दिखेगा, लंबा? अच्छा मानो भवन ले लो, एग्जाम्पल भवन ले लो, बड़े बड़े भवन। तो जो बड़का भवन का होता है दूर दूर तक से दिखाई देता है, लेकिन जो छोटे होते हैं वह दिखाई नहीं देते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो मंदिर और घर की तुलना कर लो, तो मंदिर तेज से दिखेगा और घर नहीं दिखेगा। इसलिए इस यहाँ पे जो बादल का आकार बहुत बड़ा होता है और आपतित प्रकाश की तुलना में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, बादल सामान्य रूप से उजला दिखाई आसानी से दे देते हैं। तो बादल में सामान्य रूप से धूल, कण, जल सब मतलब मौजूद होते हैं, ये तो आपको पता ही है। इनका आकार क्या होता है, आपतित प्रकाश की तुलना में क्या होता है, बहुत अधिक होता है, तभी न उजला दिखाई देता है। तो यही कारण है कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब बादल पर आपतित होती है तो उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जानते पता है आपको, जिससे बादल उजला दिखाई देता है। तो आपतित प्रकाश होती है, जो आने वाले प्रकाश है उसका प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत कम होता है, इस पर कम फैलेगा। बारह पर कोई प्रभाव पड़ेगा श्वेत प्रकाश का, नहीं पड़ेगा। चलिए तरंगाग्र देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं? किसी भी माध्यम में, कोई भी माध्यम हो, समांगी माध्यम मान लीजिए, तो किसी माध्यम में समान कला में, समान कला मतलब समांगी माध्यम में, यानी किसी माध्यम में समान कला में कंपन कर रहे हैं सभी कणों का, सॉरी कोण दिया है, सॉरी यहाँ गलती लिख दिया है, सभी कण होगा, कण होना चाहिए, कोण नहीं होगा, कण होगा। तो सभी कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। कितना इजी और कितना आसान डिफिनीशन है, आप इसे ज़रूर याद कर लें, आप याद कर लेंगे, हमको पता है। किसी माध्यम में समान कला में कंपन कर रहे हैं सभी कणों का बिंदु पथ को क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। जितना भी तरंगाग्र हो किसी बिंदु पर मिल जाए वही क्या है, तरंगाग्र होते हैं। जितना भी तरंग हो, प्रकाश तरंगे किसी बिंदु पर मिल जाते हैं, मतलब बिंदु पथ हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। कितना आसान डिफिनेशन है। चलिए आगे देखते हैं। काला संबंध स्रोत, काला संबंध स्रोत यह नियत होता है, स्थिर होता है, इसे याद कर लीजिएगा। कह रहा है दो स्रोत को काला संबंध स्रोत तब कहा जाता है जब दोनों स्रोत समान आवृत्ति को उत्सर्जित करता है, काला संबंध स्रोत कहा जाता है। मतलब इसमें दो स्रोत को लिया जाता है, प्रकाश प्रकाश स्रोत कितने लिया जाता है, दो गो प्रकाश स्रोत का लिया जाता है, दो प्रकाश स्रोत को लिया जाता है, जो कला संबंध के स्रोत को बताता है। तो इसकी जो आवृत्तियाँ होती है ना, दोनों का सेम होती है, समान होती है, और एक आवृत्ति से क्या करते हैं, उत्सर्जित होते हैं, उसी को कहते हैं काला संबंध स्रोत। तो डिफिनेशन आसान है, बिल्कुल 2-3 लाइन का है, 2 नंबर मिल जाएगा आपको, इसे याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। याद करने में कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिफिनेशन आसान है। चलिए, तो ऐसे डिफिनेशन आप आसानी से याद कर लेंगे, और अपनी लैंग्वेज में मैं लिखा हूँ, और इसे आप ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि आसान डिफिनेशन है, कोई ज़्यादा भारी नहीं। चलिए कह रहे क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का, तो देखते हैं प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का व्यतिकरण क्या है।
देखिए डिफिनेशन क्या कह रहा है। डिफिनेशन कह रहा है कि दो कला संबंध स्रोत से निकलने वाले प्रकाश तरंग के अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा को पुनर्वितरण करने की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में समझिए कि दो कला संबंध स्रोत होना चाहिए जिससे निकलने वाले प्रकाश तरंगे किसी बिंदु पर मिलती है, मिलती है मतलब अध्यारोपित होती है, उसमें मिलती है और उस अध्यारोपित होने के बाद उसके जितना भी ऊर्जा है उस ऊर्जाओं का क्या होता है, पुनः वितरण होता है, माने चारों तरफ का होता है, बांटा जाता है। उसी घटना को कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर कि व्यतिकरण होने के शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा कि यह व्यतिकरण की घटना है। तो पहला कह रहा है कि प्रकाश के दो कला संबंध स्रोत होने चाहिए। हम डिफिनेशन अभी पढ़े हैं तुरंत, उसमें बोला था कि दो कला संबंध स्रोत। दूसरा नंबर कह रहा है कि प्रकाश स्रोत को एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए। सही बात है कि जो प्रकाश स्रोत है उसको एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए जिससे बहुत से प्रकाश निकलते हैं। और तीसरा कह रहा है कि दोनों कला संबंध स्रोत को लगातार प्रकाश उत्सर्जित करना चाहिए। माने दो दो कला संबंध स्रोत है जिससे लगातार प्रकाश का उत्सर्जन होना चाहिए। एक वर्णी में दो प्रकाश होता है, ठीक है, दो कला संबंध स्रोत होता है, हमेशा याद कर लीजिएगा। एक वर्णी में दो कला संबंध स्रोत निकलता है, इसमें कोई घबराने का बात नहीं है। तो प्रकाश स्रोत को एक वर्णीय प्रकाश स्रोत भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रकाश स्रोत को एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए। तो ये 3 आसान लैंग्वेज में लिखे गए हैं, इसे आप आसानी से तैयार कर लेंगे। हमको आशा है कि आप याद कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। कह रहा है प्रकाश का कह रहा है एक वर्णीय प्रकाश स्रोत क्या है। तो आंसर देखिए, प्रकाश का वैसा स्रोत जो एक ही तरंग लंबाई वाला प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहता है। अब एक वर्णीय मतलब उस एक वर्ण में रंग होता है। अब बताइए जब एक वर्णीय मतलब एक रंग वाला प्रकाश, तो एक ही रंग का तरंग निकालेगा, उत्पन्न करेगा, चाहे उत्सर्जित करेगा। तो प्रकाश का वैसा स्रोत जो एक ही तरंग लंबाई वाला है, एक ही तरंग लंबाई वाला, ठीक है, प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। अनेक तरह नहीं, डिफरेंट तरह नहीं, एक ही तरंग वाला, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का विवर्तन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान लैंग्वेज में लिखे हैं, आसानी से याद हो जाएगा। किसी अवरोधक के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मुड़ने की या सॉरी मोड़ने लिख दिए हैं, मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जब मान लीजिए एग्जाम्पल लिखिए, जब कोई पतली झिर्री है, जो चाहे पतला सा छिद्र है, उससे जब प्रकाश जाएगी तब प्रकाश का हो जाएगी, मुड़ जाएगी। मतलब उसी मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जब उस छिद्र पे पड़ेगी प्रकाश तो क्या हो जाएगी, प्रकाश मुड़ जाएगी। तो जहाँ भी मुड़े, जिस दिशा में मुड़े मतलब मुड़ेगी, तो उस मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। चलिए डिफरेंस देख लेते हैं, व्यतिकरण और विवर्तन में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो व्यतिकरण देखिए, पहला डिफरेंस देखिए कि व्यतिकरण का निर्माण तरंगागुण के अध्यारोपण के कारण होता है। सही बात है, अभी डिफिनेशन हम पढ़े हैं। और व्यतिकरण का निर्माण इकाइयों के अध्यारोपण के कारण होता है। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे जो व्यतिकरण का निर्माण हो रहा है तरंगाग्र से हो रहा है। व्यतिकरण में हमेशा तरंगाग्र से निर्माण होता है। इसमें जो व्यतिकरण बनता है, इस व्यतिकरण का निर्माण विवर्तन का निर्माण इकाइयों के अध्यारोपण के कारण होता है। माने एक वर्णिक प्रकाश इसमें होता है, इसलिए इकाई यहाँ पे लिख दिया है। इसमें तरंगाग्र होते हैं, 2 या 3 तरंगाग्र होते हैं, अधिक होते हैं, अनंत भी हो सकते हैं। किसी अंधी बिंदु पर अध्यापित होंगे, मिलेंगे। इसमें एक ही होता है, एक वर्णिक प्रकाश जो बोला होता है। और दूसरा देखो, इसकी संख्या अनंत होती है। अभी बोला है ना कि अध्यारोपित होती है तो बहुत सारी किरणें, बहुत सारे तरंगाग्र के बिंदु पे मिलते हैं, यानी इसकी संख्या अनंत होती है। और इसकी जो संख्या होती है कितनी होती है दोस्तों, 3 या 4 होती है। कितनी होती है, 3 या 4 होती है। याद कर लीजिए, बहुत आसान है, 3 या 4 होती है। इसमें अब देखो तीसरा का अंतर कह रहा है, इसमें ब्राइट फ्रीजों की तीव्रता समान होती है। अब डिस्क्रिप्शन में पढ़ें, सही बात है, सबकी जो
फ्रिज की लंबाई जो है सबकी तीव्रता है क्या होती है, समान होती है, आवृत्ति भी समान होती है, सेम फेज के होते हैं और एक साथ आते हैं, एक साथ बिंदु पे मिलते हैं। इसकी रफ्तार सबकी रफ्तार एक होती है। और इसमें जो होता है, इसमें ब्राइट फ्रिजों की तीव्रता समान नहीं होती है, कहीं काला तो कहीं लाल, मतलब रंग, मतलब कहीं ज़्यादा काला कहीं ज़्यादा लाल, बोला जाता है दीप्त दीप्त फ्रिज फ्रिंज, ऐसा ही कुछ बोला जाता है, आप याद कर लीजिएगा। डिफिनेशन आसान है और अंतर भी आसान आसान है, 2-3 लाइन का है, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। तो आवर्धन आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है, क्वेश्चन यही है मेरा। अब यहाँ पे देखिए, आवर्धन एक तरफ और आवर्धन क्षमता एक तरफ। बस याद करिए कि जो आवर्धन है ना, वो रेखीय आवर्धन होता है। आवर्धन को क्या बोला जाता है, रेखीय आवर्धन। लेकिन आवर्धन क्षमता क्षमता लग जाएगा ना तो कोणीय होता है। क्या होता है, कोणीय आवर्धन होता है। तो क्या बोलेंगे, यह रेखीय आवर्धन है और यह कोणीय आवर्धन है। यह अब आप क्लास 10 में पढ़े हैं कि प्रतिबिंब तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। मतलब यह प्रतिबिंब तथा वस्तु के आकारों का अनुपात होता है, ठीक है, आवर्धन। ये होता है प्रतिबिंब तथा वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण का अनुपात होता है, यानी m=β/α। आप पढ़ेंगे और नहीं पढ़े हैं तो मेरे से जुड़ जाइए, मेरे से जुड़े रहिए, मैं पढ़ा दूंगा अच्छी तरह से। सूक्ष्मदर्शी में आता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन जो होता है उसमें आता है। चलिए तीसरा आंसर देखते हैं। तीसरा अंतर में क्या कह रहा है, इसमें जो भी का मान, मतलब भी मैंने वोल्टेज, इसमें भी का मान बढ़ने पर बढ़ता है, सॉरी भी मैंने प्रतिबिंब होता है, इसमें भी का मान बढ़ने पर बढ़ता है और इसमें भी का मान बढ़ने पर घटता है। समझ गए होंगे, आसान था। आप उसे पोज का करो, एरो कर लिख लीजिएगा, आसान अंतर है। पोलराइड क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसे भी आप बहुत तैयार कर लीजिएगा क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन है और ये आने का पूरा चांस है। मतलब जितना भी क्वेश्चन था सब क्वेश्चन में चांस है, सबका चांस है आने का, पूरा चांस है। और क्वेश्चन लड़ने वाला क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आने का चांस है। चलिए, अन्य ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवीय प्रकाश में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश का पोलराइड कहते हैं। कितना आसान डिफिनेशन है। जब कोई अन्य ध्रुवित प्रकाश है उसको ध्रुवीय प्रकाश में क्या करना है, चेंज कर देना है, बस हो गया। चलिए, बूस्टर का नियम है कि किस, सॉरी यहाँ पे किस लिखते हैं, इस हो गई, इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू और ध्रुवण कोण के स्पर्श जिया टैजेंट के बराबर होता है। 10 IP को बोला जाता है ध्रुवण कोण और म्यू को बोला जाता है माध्यम का अपवर्तनांक। ये दोनों जब क्या होता है, बराबर हो जाता है, उसे ही कहते हैं क्या, बूस्टर का लॉ, यानी बूस्टर का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, माध्यम का अपवर्तन जो म्यू है वो ध्रुवण कोण के बराबर होना चाहिए, मैंने 10 IP के बराबर होना चाहिए। ध्रुवण कोण का टैजेंट, सिंपल बोलिए, ध्रुवण कोण का टैजेंट। तो माध्यम का अपवर्तनांक और ध्रुवण कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं बूस्टर का नियम। तो म्यूजिकल टू क्या बोलेंगे, 10 IP। तो क्वेश्चन कब बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। 14 में भी पूछा गया है, 2000 और 2017 में भी पूछा गया है, 2009 में भी पूछा गया है, मतलब बहुत बार रिपीट हुआ है। इससे आप तैयार कर लीजिएगा, आपके ही फायदा होगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे कह रहा है मृग मरीचिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ है, कह रहा है मृग मरीचिका क्या है, आसान है क्वेश्चन, बस गर्मी की घटना है, याद कर लीजिएगा। तो गर्मी के दिनों में कुछ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्रक्षेपित होता है। गर्मी के दिनों में कुछ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्रक्षेपित होता है, मतलब दिखाई देता है, तो उस स्थान पर जलाशय होने की संभावना ज़्यादा होती है। जलाशय की इसी दृष्टि के भ्रम को क्या कहते हैं, मृग मरीचिका। अपन भाषा में कहा जाए तो ये जो गर्मी के दिन में है उसमें जो वस्तु होता है ना, वस्तु का हमेशा उल्टा प्रतिबिंब दिखाया जाता है। जैसे आप है तो आपका मूड़ी नीचे और पैर ऊपर, इस प्रकार दिखाई देता है। लेकिन यह जो दिखाई देता है ना प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब वास्तव में होता नहीं है, वह हमेशा दिखाई देता है जलाशय, मतलब जहाँ जल की अधिकता मात्रा में पाया जाता हो, लगता है वहाँ पे बहुत ही सारा जल है, बहुत जल की अधिकता मात्रा है, लेकिन जल वहाँ पे नहीं होता है। लेकिन इस जल के अभाव में, इस जल के भ्रम में जो घटना हो जाती है उसी घटना को मृग मरीचिका कहते हैं। और ये घटना किस पर आधारित है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है, ठीक है, पुनरात्रिक परिवर्तन। चलिए आगे देखते हैं, रचनात्मक व्यतिकरण, 27 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे रचनात्मक व्यतिकरण कह रहा है ना,
यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होइएगा। इसे संपोषी व्यतिकरण भी कहते हैं या संतोषीकरण व्यतिकरण भी कहते हैं। तो इसमें कोई हड़बड़ाने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। कह रहा है सीधे बात, यहाँ पे देखिए, पर्दे के जिस बिंदु पर प्रकाश समान कला में आरोपित होती है तो प्रकाश की तीव्रता महत्तम पाया जाता है। तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण की रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं। मतलब साधारण भाषा में समझा जाए कि जो पर्दा होता है उस पर्दे के जिस बिंदु पर प्रकाश समान कला में आरोपित होती है तो उसकी तीव्रता क्या होती है? अधिकतम हो जाती है। तो ऐसी घटना कला का कहलाती है? रचनात्मक व्यतिकरण कहलाती है। तो डिफिनेशन कितना आसान है, बस एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए, आराम से याद हो जाएगा। लेकिन इसमें जो तीव्रता है अधिकतम होना चाहिए, मतलब महत्तम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान डिफिनेशन है। उसी प्रकार देखो, व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है, एक रचनात्मक व्यतिकरण, एक विनाशी व्यतिकरण। रचनात्मक का गौर नाम है संपोषी व्यतिकरण भी कहते हैं। तो बेचैन होने की कोई बात नहीं है। देखिए विनाशी में देखिए, पर्दे के जिस बिंदु पर प्रकाश विपरीत कला में, वहाँ पर समान कला मिलता था, इसे अपोजिट समझिए, विपरीत कला में आरोपित होती है, जो प्रकाश की तीव्रता तब का होगा? न्यूनतम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अधिकतम था, महत्तम था, ज़्यादा से ज़्यादा था, इसमें कम से कम होना चाहिए, यानी इसकी तीव्रता का हो है न्यूनतम होना चाहिए। तो ऐसी घटना विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। कितना आसान है, चलिए आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा। और लैंग्वेज भी दोनों का क्या है? सेम है, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये दोनों डिफिनेशन क्या है? बहुत ही आसान है। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं, बार बार कह रहा हूँ कि मेरे चैनल से क्या हो जाइए, जुड़ जाइए। ठीक है, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा।